नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के इस विशेष शो में जिसका नाम है नमस्ते यूपी। मित्रों, आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले सबसे पहले देते हैं आज का चिंतन। मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे भी खोल दिया करती है। बेशक इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता और जिस व्यक्ति ने ये बात अपने दिमाग में बैठा ली उसे सफल होने से भी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो इस सुनहरे चिंतन को अपने दिमाग में रखें और जो भी कार्य करें ये मानकर चलें कि अगर मेहनत से करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल मिलना ही मिलना है। और अब समय है आपको ये बताने का कि आज यानी 12 अक्टूबर को पूरी दुनिया में कब क्या क्या खास बातें हुई। आज ही के दिन यानी 12 अक्टूबर 1967 को स्वतंत्रता सेनानी, चिंतक और समाजवादी राजनेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का निधन हुआ था। और आज 12 अक्टूबर को ही 2008 में केरल की एक सिस्टर जिनका नाम था अल्फोंसा, वो भारत की पहली महिला संत बनी थी। और आज यानी 12 अक्टूबर के ही दिन जो तीसरी बहुत विशेष बात हुई वो ये कि भारत के मशहूर क्रिकेट बल्लेबाज विजय मर्चेंट का जन्म हुआ था। ये तीन खास बातें जिसके लिए 12 अक्टूबर हमारे लिए विशेष मायने रखता है वो हमने आपसे शेयर की। और मित्रों, अब आज का मुद्दा यानी आज का मुख्य विषय जिस पर बातचीत करेंगे, हम अब अगले 1 घंटे तक आपके साथ रहेंगे। तो आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर यूं तो कई पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन इस बीच एक पुस्तक ऐसी है जो काफ़ी चर्चा में रही है। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं अंग्रेजी दैनिक के जिनका नाम है प्रवीण कुमार। उन्होंने ये पुस्तक लिखी है और अंग्रेजी में लिखी इस पुस्तक का शीर्षक है सैफरन सोशलिस्ट। और उसके बाद इसी पुस्तक का हिंदी वर्जन आया जिसका नाम है योद्धा योगी। तो इस प्रकार की ये 2 पुस्तकें जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आजकल लोग जिसे पढ़ रहे हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में तमाम प्रकार की नई जानकारी हासिल कर रहे हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे इस पुस्तक के लेखक से जो इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवीण कुमार जी। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और प्रवीण जी के साथ बातचीत करने के लिए हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं मृत्युंजय कुमार जी जो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हैं और स्वयं वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो कुल मिलाकर मुद्दा देखिए अपने स्क्रीन पर, लेखक से मिलिए। तो लेखक से मिलिए के अंतर्गत आज हम बात करेंगे प्रवीण कुमार जी से और मृत्युंजय कुमार जी से और चर्चा करेंगे योगी आदित्यनाथ जी के व्यक्तित्व के बारे में और ये जो पुस्तक लिखी गई है उसके बारे में। सबसे पहले प्रवीण जी ये बताइए कि ये जो सैफरन सोशलिस्ट नाम की पुस्तक है, ये जो आपने लिखी, तो
क्या आवश्यकता थी इसकी लिखने की, ये क्यों आपके मन में आया कि इस प्रकार की पुस्तक लिखी जाए? ये पुस्तक लिखने का मेरे पास ऑफ़र आया था जी। मैं पहले से एक किताब पे काम कर रहा था, लेकिन 2016 में इतने जैसे आपको भी ध्यान होगा कि इतना राजनीतिक घटनाक्रम इतना तेज़ी से घट रहा था कि उसके लिए मुझे समय नहीं मिल पा रहा था पुस्तक लिखने का। अच्छा। मैं काम कर रहा था उस पर। आपको उस पुस्तक के बारे में बता दूं कि वो जो आजमगढ़ में एक फिनोमेनन है लिविंग डेड्स का, मृतक लोग होते हैं वहाँ पे, तो उनके जो नेता हैं लाल बिहारी मृतक, मैं उनका जो बायोग्राफी लिखने की कोशिश मैं शुरुआत कर रहा था मैं उस समय 2016 के शुरुआत में। तब तक एकदम से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम तेज़ी से घटना शुरू हुआ, फिर चुनाव आ गए, तो मैं उस किताब बहुत ज़्यादा काम कर नहीं पाया। तो जून 2017 में मेरे पास ये ऑफ़र आया कि क्या आप एक किताब लिखना पसंद करेंगे। तो मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दिया। मैंने उस समय हाँ सिर्फ इसलिए किया था कि मैंने सोचा था कि एक जो क्राफ्ट है किताब लिखने का, मैं उससे थोड़ा सा परिचित हो जाऊंगा, क्योंकि मैं करीब 20 साल से एक पत्रकार तो हूँ, लेकिन जो किताब लिखना और एक न्यूज़पेपर को एडिट करना, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो मैं एक क्राफ्ट को समझना चाहता था। तो मेरी पहली हाँ सिर्फ उस क्राफ्ट को समझने के लिए थी। लेकिन जब मैंने उस किताब पे काम करना शुरू किया, जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, तो मुझे इनका योगी आदित्यनाथ जी का इनका जो जीवन है, मुझे एक प्लॉट के लिए इतना उपयुक्त लगा कि मैं फिर उसी में रम गया। फिर मैंने करीब 3-4 महीने मैंने इस किताब के अलावा मैंने शायद कुछ भी नहीं किया इस किताब पे काम करने के अलावा। ये बहुत मॉडेस्टी है आपकी, आपका ये कहना कि इस क्राफ्ट के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते थे। एक 20 साल का पत्रकार मित्रों अपने 20-25 वर्ष के पत्रकारिता के अनुभव में कई लाख शब्द लिख चुका होता है, और उसके बाद भी अगर वो कहे कि पुस्तक लिखने के क्राफ्ट को समझना चाहता था, तो उसके लिए एक शेर बड़ा माकूल मेरे मन में आ रहा है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। पहली पुस्तक से ही छा गए। आपकी पुस्तक तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हर जगह इस पर चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, और किसी भी पुस्तक पर चर्चा होना, बातचीत होना ही ये बताता है कि वो पुस्तक कितनी जीवंत है या लाल बिहारी मृतक है। तो मृत्युंजय जी, आप हमारे कार्यक्रम में हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप ये बताएं कि आपकी राय जो है प्रवीण कुमार जी की, इसकी क्राफ्ट को परखना चाहते थे, क्या सच बोल रहे हैं या पुस्तक लिखना चाहते थे? नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि एक अखबार में खबरों से खेलना, खबरों का जो फॉर्मेट है वो बड़े दूसरे तरीके का होता है। वो एक दिन के बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। हमें अखबार के एक जर्नलिस्ट के तौर पे जब अखबार तैयार करते हैं तो शाम में जो चीज़ें आती हैं और उसको 2 घंटे के अंदर उसका सारा क्राफ्ट बनाते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं, सुबह देखते हैं। लेकिन एक किताब के लिए जो आगे भी बनी रहेगी सालों तक, एक अखबार एक दिन के लिए होता है, बट एक किताब वर्षों के लिए होता है। तो उसकी तैयारी, उसकी संरचना इसी हिसाब से होनी चाहिए या होती है, जिसमें उनको डूबना पड़ेगा और खुद डूबना पड़ेगा इतना कि ताकि वो अगले सालों तक उसकी मौजूदगी बनी रहे, उसकी ज़रूरत बनी रहे। अच्छा, हमारे एक रेगुलर कुछ कह रहे थे आप, एक हमारे रेगुलर कॉलर हैं, वो फ़ोन लाइन पर आ गए हैं। उनका नाम है नंद स्वरूप मिश्र जी, जो नियमित रूप से हमारे कार्यक्रम में रोज़ फ़ोन करते हैं। नमस्कार मिश्र जी, कैसे हैं आप? हेलो, मिश्रा हूँ मैं। सर जानना चाहता था, योद्धा योगे व्यायाम करो तो रहो निरोगी, तो ये जो आपकी किताब छापी गई है, तो इसमें मुख्यमंत्री जी के और जनता के बीच में ऐसा कौन सा संदेश है जिससे हम लोग इससे पढ़ करके आगे हम बढ़ सकें? नंद स्वरूप जी कह रहे हैं, योद्धा योगी में ऐसा कौन सा संदेश है जिसे पढ़कर पूरा समाज आगे बढ़ सके? इसमें संदेश तो यही है कि जीवन एक संघर्ष है। इनमें योगी जी की जो पॉलिटिक्स है, इनका जो कार्यकाल है करीब 19 साल का एज एन एमपी, वो सारे इसमें एक सब प्लॉट है। इस किताब का जो मुख्य जो थीम है वो है उनके जीवन का संघर्ष, कि कैसे एक पंचूर नामक गांव जो गढ़वाल में बहुत छोटा सा गांव है, शायद 100 लोग भी नहीं होंगे अभी भी उस गांव में, 15-16 घर होंगे, तो उस गांव से उठा हुआ एक बालक, और कैसे वहाँ से उस समय उत्तर प्रदेश एक ही हुआ करता था,
तो कैसे वहाँ से चल के और गोरखपुर जैसे जगह में, जो उस समय आप जैसे आपको पता ही है, उसको सिसिली ऑफ ईस्ट कहा जाता था, वो शिकागो ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, जराइम की दुनिया का बहुत जाना माना तो शहर था। ऐसे शहर में कैसे उन्होंने अपने आप को एक वहाँ के सबसे पवित्र और सबसे बड़े मठ के उत्तराधिकारी पहले बन के और फिर उसके महंत बन के कैसे उन्होंने अपने आप को वहाँ पे एस्टेब्लिश किया। तो ये जो संघर्ष की कहानी है, ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है। और उसके बाद वहाँ से उठकर पांच कालिदास मार्ग में आ गए। तो ये बहुत ही अद्भुत कहानी है। तो मेरा मकसद सिर्फ इस कहानी को कहना है कि इस कहानी को देख के प्रेरणा ये मिलती है कि आदमी में अगर लगन है, आदमी में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो वो कहाँ से उठ के कहीं भी जा सकता है। हाँ, आपकी जो मूल पुस्तक है उसका शीर्षक है सैफरन सोशलिस्ट, यानी कि भगवा समाजवाद। उस विषय पर हम आपसे बहुत विस्तार में चर्चा करना चाहेंगे, क्या भगवा समाजवाद भी हो सकता है। लेकिन उसके पहले मृत्युंजय जी से हम जानना चाहेंगे कि उसका हिंदी का नाम है योद्धा योगी, मतलब नाम बहुत छांट कर रखे हैं इन्होंने और कहाँ से ढूंढ कर लाए हैं, ये थोड़ा सा आप प्रकाश डालें इस पर। निश्चित तौर पे ये कोई एक दिन में इन्होंने तय नहीं किया होगा जी। जब इनकी मन स्थिति पुस्तक लिखने की हो रही होगी, तब से ये सोच रहे होंगे कि मुख्य थीम क्या होगी किताब की, और उनमें योगी में खास क्या है जिस भी कैरेक्टर पे लिख रहे हों। और तो योगी, मैं जितने दिन जैसा जानता हूँ योगी जी को लंबे समय से, मैंने जो देखा है वहाँ उनके क्षेत्र में, तो ये सही कह रहे हैं कि योद्धा सिर्फ युद्ध के मैदान में तलवार चलाने वाला नहीं होता। ये हमारे यहाँ पहले से ये माना जाता है। जैसे आप भगवान महावीर, तो महावीर नाम उनको इसलिए दिया गया कि उन्होंने कोई लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, वो इसलिए दिया गया कि उन्होंने तमाम बुराइयों पे जो नकारात्मक शक्तियाँ थी, नकारात्मक जो हमारे अंदर, उस पे उन्होंने विजय पाई थी, और इस नाते उनको महावीर कहा गया। तो योगी आदित्यनाथ में जो सबसे मूल बात ये है उनके व्यक्तित्व में, जो खास बात ये है कि वो परिस्थितियों से संघर्ष करते हैं, अराजक तत्वों से संघर्ष करते हैं, वो अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हैं। इस पुस्तक में अगर आप देखेंगे तो उस घटना का शायद जिक्र होगा कि उनकी जो पहली एंट्री सामाजिक जीवन में होती है दीक्षा के बाद, वो ऐसे ही किसी घटना को लेकर होती है। वो उद्वेलित हो जाते हैं, उनको अगर कहीं कोई अन्याय दिखता है, वो फिर वो नहीं देखते कि उसका नुकसान क्या होगा, हमें फ़ायदा क्या होगा, वो सिर्फ सामने वाले की पीड़ा को देखते हैं और उठ खड़े होते हैं। तो ये एक योगी की मुझे सबसे खास बात दिखती है, और वो उनको योद्धा बनाती है। जैसे आप राजनेताओं में देखते होंगे कि उनका एक चुनाव क्षेत्र होता है जिसको लक्ष्य करके वो अपने सारी कार्यकलाप करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, वहीं उस क्षेत्र के बाहर वो नहीं जाते। योगी आदित्यनाथ लोकसभा सांसद गोरखपुर क्षेत्र से थे, वही उनका मूल क्षेत्र है राजनीतिक तौर पे, लेकिन उनकी सक्रियता मुसहरों के लिए काम कुशीनगर ज़िले में जाकर करते हैं, वो भूखमरी के लिए देवरिया में जाते हैं, आसपास के इलाके में कहीं भी किसी भी दलित पिछड़े समाज के निचले तबके के खिलाफ कहीं कोई काम होता है तो वो जाकर वहाँ पर उनके समर्थन में वो खड़े हो जाते हैं। तो यही चीज़ उन्हें योद्धा बनाती है। उसमें उन्हें कई बार अपने लोगों का भी विरोध झेलना पड़ा, कई बार सामने जिसका जिक्र कर रहे थे, गोरखपुर में जो स्थितियाँ थी अपराध के लिए, क्राइम के लिए, जो बड़े चर्चित कुख्यात नाम होते थे, तो जब आप एक सतत देखेंगे तो ये साफ दिखेगा कि जैसे जैसे वहाँ योगी का उभार होता गया, वैसे वैसे गोरखपुर में क्राइम का ग्राफ नीचे चला गया। हाँ, मैं इस पुस्तक से उद्धृत भी करना चाहूँगा। एक जगह मैं देख रहा था कि संसद में जो योगी जी ने अपना अंतिम भाषण दिया था, उस अंतिम भाषण की कुछ पंक्तियाँ इसमें हैं कि मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जो बातें गोरखपुर के बारे में कही जाती थीं वो अब सही नहीं हैं। पिछले 15 साल में गोरखपुर में किसी व्यापारी ने गुंडा टैक्स नहीं भरा, न ही किसी कारोबारी या डॉक्टर के अगवा होने या फिरौती मांगे जाने की घटना हुई। बीते 5 साल में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा की 403 घटनाएं हुई, लेकिन गोरखपुर में एक भी घटना नहीं हुई। पूरे प्रदेश में ये वातावरण बने, ये मेरा संकल्प है। और उसके बाद अनकोट,
25 मार्च 2017 को गोरखपुर में बतौर मुख्यमंत्री अपने पहले भाषण में उन्होंने बात फिर दोहराई थी कि यूपी में गुंडा राज खत्म होगा और यहाँ कानून तोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं होगी। इसके लिए गोरखपुर मेरी प्रयोगशाला रही है, जहां हमने अपराध खत्म करके दिखाया था। मॉडल का अनुकरण प्रदेश के दूसरे हिस्सों में होगा। ये बात इस पुस्तक में है। मैं प्रवीण जी आपसे जानना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति पर, जाने माने व्यक्ति पर, और वो व्यक्ति अगर योगी आदित्यनाथ जी जैसा हो, जो संत हो, जो योगी हो, जो गोरक्ष पीठ का पीठाधीश्वर हो, राजनीति में भी हो, ऐसे व्यक्ति पर पुस्तक लिखने में सामान्य बुद्धि का व्यक्ति हूं मैं, मुझे लगता है बहुत चुनौतियां रही होंगी। वो क्या चुनौतियां थी जो आपके सामने आई? चुनौतियां तो बहुत सारी थी। जो आपने पिछला प्रश्न था मैंने कहा कि मैं क्राफ्ट समझना चाहता हूँ, तो सबसे बड़ी चुनौती तो मेरे लिए वही थी, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट, मैं डेस्क जर्नलिस्ट हूँ, तो मेरा काम है कि एक 2000 शब्द की स्टोरी को काट के 500 शब्द का बनाना। मेरा मूल काम यही है। लेकिन जब हम किताब लिखने चलते हैं तो वहाँ क्या होता है, ये इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है कि कोई चीज़ अगर 200 वर्ड में है तो उसको 200 शब्दों में है तो उसको आपको उसका चित्रण ऐसे करना है कि वो 2000 शब्दों में फैला देना है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी। दूसरी चुनौती यही थी कि चूँकि योगी जी संत हैं और संत लोगों के साथ ये कहा जाता है कि वो अपने वो पिछला जो जन्म होता है उसको भूल चुके होते हैं, उसके बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मुझे प्राइमरी सोर्स से इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा। तो मैं समझ गया था कि योगी जी खुद तो इसमें शायद नहीं बताएंगे, क्योंकि वो ना ही उस पर बात करना चाहेंगे और ना ही उस पर कुछ ज़्यादा ऐसी जानकारी देना चाहेंगे जो मुझे ऑलरेडी नहीं पता है। क्योंकि जब वो 19 मार्च को जब उन्होंने शपथ लिया, वो घटनाक्रम भी इसमें बहुत ही डिटेल में है। ये जो वो 7 दिन की कहानी बहुत ही विस्तार से है इसमें। तो जैसे जब उन्होंने शपथ लिया तो करीब 2 महीने तक तो जितने टीवी चैनल्स हैं और न्यूज़पेपर्स हैं, इन्होंने उनके बारे में जितनी तरह की जानकारियाँ इकट्ठे कर सकते थे करके वो दिखा चुके थे। तो ऐसा कुछ भी उसके अलावा नया क्या होगा, ये खोद के निकालना ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इसमें मुझे मृत्युंजय जी का बहुत सहयोग मिला, क्योंकि ये बिल्कुल मृत्युंजय जी, ये बहुत एक थ्रिलर जैसे होता है, उस प्रकार से ये पुस्तक दिखाई पड़ती है। और ये प्रवीण जी ने शुरू में ही लिखा था कि जब इनको मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया गया, जब इनको मनोनीत किया गया और कहा गया कि आप मुख्यमंत्री होंगे, तो विदेशों के अखबारों ने बहुत उल्टी सीधी खबरें छापी कि हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। लेकिन आप उनके साथ बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, आपको क्या लगता है उनके व्यक्तित्व के बारे में, और उसका निरूपण जो इस पुस्तक में हुआ है वो सच के कहाँ तक करीब है? देखिए, जब तक व्यक्ति पास नहीं आता तब तक उसे यथार्थ उतने स्पष्ट तरीके से नहीं दिखता। मैं भी जब बाहर था, बाहर के प्रदेशों में था, तो योगी जी के बारे में जो धारणा थी वो एक नकारात्मक धारणा थी। वो इसलिए थी क्योंकि हम लोग देखते थे उनको, वो एक जो राष्ट्रीय मीडिया है उसकी दिखाए हुए जो और बड़े हिस्से के दिखाए हुए धारणा उसका अपना एजेंडा हम था, उसे देखते थे। उसका अपना एजेंडा था, उसका अपना एजेंडा था, या कभी उन्होंने आकर देखने की कोशिश नहीं की। कुछ खास लोगों द्वारा जो एक छवि बनाई गई थी उसी को उन्होंने एक्सेप्ट किया। शायद उस समय वातावरण ऐसा उनको अनुकूल लगता था कि यही छवि उठाना अच्छा रहेगा। तो वो धारणा एक जनरल व्यक्ति जो नहीं नज़दीक से जानता है उसी पे वो देखने लग जाता है। तो मैं भी जब गोरखपुर गया और मैंने वहाँ के काम देखे, इनके वहाँ की स्थितियाँ देखी, जो इनके बारे में ये कहा जाता था कि ये कट्टर हिंदूवादी हैं, ये ईगोइस्ट हैं। तो फिर जब पहली एंट्री मेरी गोरखनाथ मंदिर में हुई तो हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ जो दुकानें हैं मैक्सिमम उस मंदिर में वो मुस्लिम समुदाय के लोगों की है, जबकि ये कहा जाता था कि योगी जी मुस्लिम विरोधी हैं। फिर वहाँ खिचड़ी मेला, उसी जिस समय मैं गया था संयोग से खिचड़ी मेला एक चल रहा था। उस मेले में 14 मकर संक्रांति को मेला होता है और उस क्षेत्र का शायद सबसे बड़ा मेला होता है। 8 से 10 लाख लोग आते हैं नेपाल से,
और उसमें सबसे बड़ी संख्या, उसमें कोई एलीट क्लास का व्यक्ति की संख्या बहुत 1-2% ही होती होगी, वो समाज के निचले तबके के लोग ही होते थे। उसमें बड़ी संख्या मुस्लिम समुदाय के लोगों की भी होती थी। मुस्लिम महिलाएं उसमें मुझे बुर्का पहने हुए दिखी, खिचड़ी चढ़ाते हुए भी दिखी। तो मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ अलग है जो पहले से मैं सोचता था। फिर जो गोरखपुर की स्थितियों का अध्ययन, जिसका आप अभी बता रहे थे कि वहाँ जराइम से मुक्ति, तो वहाँ जब छवि दिखी तो ये दिखी कि जब भी कोई क्राइम होता था, कोई बड़ा अपराधी या कोई प्रयास करता था, तो उसके सामने लोगों की तरफ से योगी आदित्यनाथ खड़े होते थे। तो ये बदलाव वहाँ जाने के बाद मेरे नज़रिए में हुआ जी। जो वहाँ इनका संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, वहाँ करीब 40 संस्थान हैं इनके जो शिक्षा के लिए वहाँ काम कर रहे हैं, अलग अलग सुदूर इलाकों में, गाँवों में। सिर्फ गोरखपुर नहीं, फिर मैं वही बात कहना चाहूँगा कि कभी भी इनका दायरा एक क्षेत्र नहीं रहा था। तो इसका मतलब है कि राजनीति इनके लिए अपने को उभारने का कोई माध्यम नहीं था। समाज सेवा आगे, हाँ, उसमें राजनीति आ गई। मूलतः इनका काम समाज के लिए करना था। जो इनके जिस पंथ से जुड़े हुए रहे हैं उसकी परंपरा भी वही रही। और खास बात यह है कि जिस पंथ से जुड़े हुए हैं, नाथ पंथ से, वो पंथ जाति समुदाय इस आधार पर कोई भेद करता नहीं है। उसके बावजूद इस बात का प्रचार होना कि ये विशेष समुदाय के लिए संकल्पित हैं, अजीब सी बात है। तो मित्रों, हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि आज डीडी यूपी पर नमस्ते यूपी में हम चर्चा कर रहे हैं लेखक से मिलिए विषय पर। और एक नई पुस्तक बाजार में आई है जिसका नाम है सैफरन सोशलिस्ट और हिंदी में नाम है योद्धा योगी। उसके लेखक प्रवीण कुमार जी से बातचीत कर रहे हैं और साथ में हम मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार और वरिष्ठ पत्रकार मृत्युंजय कुमार जी से बात कर रहे हैं। बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। आप सबको पता है कि हिंदुस्तान तेजी से बदल रहा है, लेकिन वो कैसे बदल रहा है? छोटी सी 2 मिनट की डिजिटल इंडिया पर आधारित फिल्म को स्वयं देखिए और पाइए कि क्या सचमुच हिंदुस्तान बदल रहा है। ये कहानी है भारत और भारत की। एक भारत घंटों से कतार में खड़ा है और दूसरा भारत कब का काम पर निकल चुका है। एक भारत सिर्फ किताबी बातें रटकर बैठा है और दूसरा भारत पूरी दुनिया को पढ़ने बैठा है। एक भारत सरकार से मीलों दूर है और दूसरा भारत सरकार से दिन में कई बार मिलता है। एक भारत की सभी लाइनें व्यस्त हैं और दूसरा ऑनलाइन है। एक भारत अभी भी कागजों में उलझा हुआ है और दूसरा पेपर फ्री हो चला है। तो क्यों ना दोनों भारत को मिला दिया जाए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिससे ऑनलाइन हो सरकार, ऑनलाइन हो नागरिक, ताकि हमें अपना काम, पढ़ाई या घर छोड़कर लाइन में ना लगना पड़े, ताकि हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहे और पेट्रोल का कांटा भी, जिससे न हम बेकार पसीना बहाएं और न समय गंवाएं। तो आइए बनाएं डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। कारवां तो चल पड़ा है। सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर डिजिटल मंडी तक, छोटे शहरों में बीपीओ से लेकर ई स्कॉलरशिप्स तक, कारवां तो चल पड़ा है। हाथ बढ़ा के तू भी चल। हॉस्पिटल में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट से लेकर टेलीमेडिसिन तक, सबके पास है अब नई ताकत, सबके पास है अब नई ताकत। देश बन रहा है डिजिटल।
अब सब कुछ बिल्कुल सामने होगा, होगा सब कुछ सरल। बिल पेमेंट से लेकर जीवन प्रमाण पत्र तक कॉमन सर्विस सेंटर से पाएं सभी सुविधाएं। अरमानों में रफ्तार है, चल आगे जाए निकल। नए पेमेंट सिस्टम्स, सरल हुआ व्यापार। सबके पास है अब नई ताकत, सबके पास है अब नई ताकत, देश बन रहा है। डिजिटल इंडिया, देश बन रहा है डिजिटल। नमस्ते यूपी में आज हम बात कर रहे हैं लेखक से मिलिए के अंतर्गत सैफरन सोशलिस्ट और योद्धा योगी के लेखक प्रवीण कुमार जी से। प्रवीण जी, मेरा प्रश्न जो मेरे मन में है वो ये कि जो पहले भी मैं आपसे पूछना चाह रहा था, इस पुस्तक को लिखने में, शोध करने में क्या क्या दिक्कतें पेश आई और शोध कैसे किया आपने? जैसे कि मैंने पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि जब मैंने इस पर शोध करना शुरू किया तो सबसे जो पहली ज़रूरत होती है कि जो सब्जेक्ट है उसका इंटरव्यू। तो मुझे पहले ही लग गया था कि योगी जी शायद अपने बारे में बहुत कुछ नहीं बताएंगे। तो मैंने ऐसे लोगों की तलाश शुरू की जो शुरुआत से ही उनके साथ रहे हों, उनके बहुत ही नज़दीक रहे हों। तो ऐसे लोग मुझे दो ही जगह मिल सकते थे, या तो गोरखपुर में, क्योंकि उनकी जो राजनीति रही है उसे लखनऊ से उनका बहुत ज़्यादा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है कभी भी। वो गोरखपुर की राजनीति करते रहे हैं, या फिर वो दिल्ली पार्लियामेंट में भी उनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है कि वो बहुत ही एक अच्छे वक्ता और एक बहुत ही अच्छे एमपी के रूप में, आप चाहे तो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से भी आप देख सकते हैं कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव एमपीज। तो मुझे या तो गोरखपुर, मैंने सोचा कि मुझे गोरखपुर जाना पड़ेगा और फिर मुझे गढ़वाल जाना पड़ेगा, और फिर मुझे दिल्ली के कुछ जो ऐसे वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने उनका कार्यकाल 1998 से ही देखा है। तो गोरखपुर में मुझे कुछ ऐसे लोग मिल गए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पुराने लोग, जो उनके साथ पहले दिन से थे जब वो गोरखपुर में नवंबर 1993 में पहुंचे थे। तो उन लोगों ने से एक तरह से मुझे बिल्कुल फर्स्ट पर्सन अकाउंट की तरह का ही मसाला जो को कहते हैं मिल गया। तो उसने मुझे किताब लिखने में बहुत मदद की, इस सारे कथाक्रम को उसको जोड़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद की, क्योंकि योगी जी के बारे में 98 से तो बहुत कुछ पब्लिक डोमेन में है, लेकिन उनकी जो ज़िंदगी का जो गोरखपुर आने के बाद 93 से 98 तक का, और फिर उसके पहले जो उन्होंने उत्तराखंड में या उस समय यूपी हिल्स में जो समय बिताया था, उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानकारियाँ नहीं थी। जो भी बाद में मैंने देखा कि जो टीवी चैनल्स और उस पर दिखाया भी जा रहा था, तो उसमें कुछ आधी सच्ची आधी झूठी जानकारियों के, आधी कई सुनी सुनाई जानकारियों के हिसाब से उसमें दिखाया जा रहा था। उस पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते थे। तो इसलिए मैंने गोरखपुर में बहुत समय बिताया, और इन सारे लोगों से मैंने सारे लोग जो उनके साथ शुरुआत से थे, उनके समर्थक भी, उनके विरोधी भी, क्योंकि मुझे दोनों तरफ का दोनों पक्ष जानना था कि दोनों का क्या, और फिर मुझे अपना एक उसका नैरेटिव अपने हिसाब से बनाना था कि जो एक तौल के कि एक ऑब्जेक्टिव नैरेटिव उनके बारे में क्या होगा। और फिर मैं गढ़वाल भी गया, मैंने उनके घर में, जो पंचूर में उनका घर है, वहाँ एक दिन बिताया उनके माता पिता के साथ। वो भी जैसे ये बातचीत अपने उस समय की बातचीत, उस समय की जो ज़िंदगी है उसके बारे में बात करने से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं करते हैं। वैसे उन लोगों से भी बात करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई। लेकिन एक बार जब बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया तो उनके पिताजी ने सब कुछ बताया। मैं चाहता हूँ कि ये दिखाऊँ मैं ये चित्र, जो बचपन के चित्र हैं, जिसमें योगी जी पंचूर में हैं और अपने परिवार के साथ हैं। तो ये वो चित्र हैं जो यहाँ पर इस पुस्तक में आप देख सकते हैं।
आप कुछ बता रहे थे, आप बताएं। हाँ, तो मैंने कहा मैं पंचूर गया, फिर मैं पंचूर के बाद मैं इन्होंने जहाँ से कोटद्वार से जहाँ से इन्होंने जहाँ ये एक इनका व्यक्तित्व एक मुखर युवक के रूप में इनका व्यक्तित्व निखर के आया कोटद्वार में। तो कोटद्वार में भी मैंने इनके जो मित्र हैं उस समय के उनके साथ मैंने पूरा एक दिन बिताया। तो उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ उन्होंने ऐसी दी जो जिससे मुझे एक पूरा का पूरा उनका जो एक क्रोनोलॉजी है उसको एक बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिली। आपको मदद मिली। और इसमें जाहिर सी बात है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं मृत्युंजय जी, आपने भी योगी जी को बहुत करीब से देखा है और इस समय उनके मीडिया सलाहकार की भूमिका में भी हैं, तो आपने निश्चित रूप से मदद की होगी। हाँ, जब मैं लखनऊ आया शायद उससे पहले ये भूमिका बन गई थी कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं दिल्ली के, जिसका जिक्र अभी इन्होंने जिनका किया, तो उन्होंने चर्चा की थी कि वहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया में सीनियर पत्रकार हैं, वो किताब लिखने जा रहे हैं, तो आप वहाँ उनकी मदद करना। तो जिस दिन मैं आया उसी दिन से इनसे मुलाकात हुई और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास जो भी उपलब्ध था, जो सूत्र थे, वो सब हमने इनके साथ साझा किया। और निश्चित तौर पर मैं ये तो कह सकता हूँ कि बाकी अब तक जो किताब इन पे आई है उनमें से इसके तथ्य काफ़ी डिफरेंट हैं, काफ़ी अलग हैं और सच्चाई के करीब। जब भी मित्रों इस प्रकार की पुस्तक लिखी जाती है तो लेखक पर सामान्य रूप से ये एक बात आती है और उसको अपना बचाव करना होता है कि ये पुस्तक किसी भी प्रकार की राजनीतिक अवधारणा से प्रेरित नहीं है और ये एक न्यूट्रल किस्म की पुस्तक है जो एक जाने माने व्यक्तित्व के बारे में है और जिसको उस व्यक्तित्व का एक जो सामान्य निरूपण है उसके व्यक्तित्व का, जो उसके जीवन दर्शन का, वो इस पुस्तक का हिस्सा है। तो आप ही हमें बताएं कृपया प्रवीण जी, ये पुस्तक एक राजनैतिक कृति है या ये एक व्यक्ति जिनका पहले नाम श्री अजय सिंह बिष्ट था और उसके बाद जिनका नाम योगी आदित्यनाथ पड़ा, ये एक व्यक्तिपरक पुस्तक है और ये एक सामान्य व्यक्ति के योगी बनने की और किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की सूत्र दर सूत्र एक सामान्य दास्तान है, या आपने कहीं उसमें राजनीतिक अवधारणा को भी स्थान दिया? नहीं, योगी चूँकि एक राजनीतिज्ञ हैं, तो जो राजनीति है उनकी, वो जैसे मैंने पहले कहा कि ये सब टेक्स्ट है, कहानी तो सिर्फ उनके जीवन की है। ये कहानी लिखी भी इसी नज़रिए से गई है। शुरुआत से ही मैंने ये इस पे एक अपने आप को कन्विंस किया था कि ये इस पे जो राजनीति, जो उनकी जो जीवन यात्रा है उसके ऊपर उनकी राजनीति है वो हावी नहीं होगी जी। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो 22 साल की उम्र में गोरखपुर आया पंचूर से, और वहाँ कैसे उसने संघर्ष करके अपने आप को वहाँ पे एस्टैब्लिश किया। तो जो भी राजनीति, जाहिर है जब आप उनकी कहानी लिखेंगे तो उनकी राजनीति को तो आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन राजनीति जो है वो हमेशा इसके सबटेक्स्ट में है। जो मुख्य धारा है वो उनके जीवन का संघर्ष है। जी, आजमगढ़ से सुनीता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। हेलो हेलो शायद कुछ पूछें। जी सुनीता जी बताएं। नमस्कार सर, दरअसल ये हमारी मतलब एक प्रॉब्लम है। कुछ दिनों पहले भी उस मैटर पे हमने बात किया था, तो आज आपके क्या विषय, किस पर बात करना चाहती हैं आप? मतलब आज आपके इसमें मतलब पत्रकार वगैरह आए हैं तो उन्हीं की थोड़ी मतलब अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी। नहीं, आप ये प्रॉब्लम का मंच नहीं है। आज हम एक पुस्तक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो पुस्तक लिखी गई है योगी आदित्यनाथ जी पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर, जिसका शीर्षक है सैफरन सोशलिस्ट। तो जब हम जन समस्या का कार्यक्रम करें उसमें सुनीता जी आप ज़रूर फ़ोन करें, आपकी समस्या को हम लेंगे और उसका हल भी करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। मृत्युंजय जी, आप इस पर अगर कुछ इनपुट देना चाहें तो स्वागत है आपका। जो बात प्रवीण जी कह रहे हैं, प्रवीण जी ने जो बात कही मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जब आप उनके व्यक्तित्व पे लिख रहे हैं या उनके व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं तो राजनीति उनके व्यक्तित्व से अब जुड़ चुका है, लेकिन वो व्यक्तित्व ये बताता है कि वो किस प्रकार की राजनीति करते हैं, और वो राजनीति जो सामान्य तौर पे राजनीति के बारे में, राजनेताओं के बारे में जो अवधारणा है उसको तोड़ती हुई दिखती है बहुत स्पष्ट तौर पर। आज भी मैं उनको देखता हूँ एक नज़दीक से होने के नाते कि वो अभी भी अपने को राजनेता के तौर पर वो नहीं देखते जी।
उनका ये मानना है कि मैं राजनीति में इसलिए आया हूँ कि लोगों की हम सेवा कर सकें, उस काम को आगे बढ़ा सकें जिसके नाते मैं योगी बना, जिसके नाते जो इनकी शिक्षा दीक्षा नाथ पंथ की परंपरा में हुई, जो समाज के बारे में उस पंथ की सोच है, तो उसी को वो राजनीति में एक विस्तार देने का वो अवसर मानते हैं। ठीक बात, ठीक बात। अच्छा जी, और यही कारण है कि आप देखेंगे इनकी योजनाएं, इनकी योजनाओं में जो शौचालय किसके पास नहीं है? जो समाज का निचला तबका है, ऊपरी तबके के पास तो पहले से शौचालय है। आप मानेंगे नहीं कि जितना पूरे किसी छोटे देश की आबादी होती है, 1.5 साल में 1.5 करोड़ शौचालय बनवाना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो इनका फोकस मुख्यतः मुझे उसी तौर पे राजनीति में भी दिखता है। नाथ पंथ के बारे में जब आप देखेंगे, इस पुस्तक में देखेंगे या वैसे भी देखेंगे, तो उसमें जो जुड़ाव है लोगों का, जुड़े हुए लोग हैं, उसमें पहले आपको ध्यान होगा कि पहले गांव में योगी आते थे, नाथ पंथ से जुड़े हुए, वो सारंगी बजाते थे, उसमें मुस्लिम योगी भी होते थे। आज भी देवरिया के कई इलाकों में वो मुस्लिम योगी हैं। तो ये पंथ हमेशा जाति धर्म के भी और समुदाय के परे है, को भी वो तोड़ता रहा है, सबके लिए ओपन है। राष्ट्र की भी सीमाएं आप देखिए, इसका पहली खिचड़ी जो मकर संक्रांति में जो मेला लगता है, उसमें सबसे पहली खिचड़ी जिसको चावल चढ़ता है, नेपाल के राजा की चढ़ती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये इनका जो मस्तिष्क का जो विकास जो हुआ है योगी बनने के बाद, वो शुरुआत से ही एक, मुझे लगता है कि एक उदार रूप में था। भले लोगों ने उसे देखने की कोशिश नहीं की या देखने का अवसर नहीं मिला। अब जब वो गोरखपुर से उठकर लखनऊ आए अचानक, तो लोगों को अचानक से दिखा कि अरे ये क्या है, कैसे है, तो लोगों ने जानना शुरू किया। तो उसमें से धारणाएं अब बदली हैं, काफ़ी बदली हैं, काफ़ी टूटी हैं। अब वो बातें जो एकदम वाइस्ट तरीके से, जिसको कहें पूर्वाग्रह के तौर पर जो लोग कहा करते थे, देखा करते थे, तो वो अब शायद नहीं है। और आगे मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ आना बाकी है। जो ओरिजिनल योगी आदित्यनाथ हैं, वास्तविक योगी आदित्यनाथ हैं, शायद उनका अभी 30% भी लोगों के सामने नहीं आया है। अभी वो समय, मुझे लगता है, उसका इंतजार करना है, लोगों को इंतजार करना है। इंतजार जारी है। और आप जो घर पर बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये चर्चा लेखक से मिलिए जारी रहेगी। लेकिन हिंदुस्तान को श्रेष्ठ होते हुए देखिए, बहुत आनंद आएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत के विहंगम इतिहास का एक स्वर्णिम पन्ना है उत्तर प्रदेश। सन 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस किया गया। उत्तर प्रदेश के इतिहास को मुख्यतः प्रागैतिहासिक एवं पूर्व वैदिक, हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, ब्रिटिश तथा स्वतंत्रता के पश्चात के काल में विभाजित किया जाता है। सन 1920 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया गया। सबसे बड़ी 403 सीटों वाली विधानसभा। देश के 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हुए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान रहा है। देश की प्रमुख नदियां गंगा, यमुना तथा सरस्वती का संगम स्थल इलाहाबाद, धर्मस्थली वाराणसी, चित्रकूट, मथुरा, अयोध्या तथा नैमिष आस्था के स्तंभ हैं। विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल, आगरे का किला, फतेहपुर सीकरी, नवाबों के शहर लखनऊ के इमामबाड़े तथा ऐतिहासिक स्थल बेजोड़ कारीगरी के उत्कृष्ट नमूने हैं। उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक घटनाओं, सांस्कृतिक विरासत तथा कला कौशल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। नमस्ते यूपी में लेखक से मिलिए विषय पर चर्चा जारी है। हमारे साथ सैफरन सोशलिस्ट और उसका हिंदी रूपांतर योद्धा योगी के लेखक हमारे साथ हैं प्रवीण कुमार जी, और वरिष्ठ पत्रकार मृत्युंजय कुमार जी भी हमारे साथ हैं, जो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हैं। आपसे जानना चाहेंगे हम प्रवीण भाई
कि ये जो नाम है भगवा समाजवाद, सैफरन सोशलिस्ट, क्या है ये नाम, कहाँ से निकाला है आपने इसको, और जरा इसको थोड़ा सा बताइए, सिद्ध करें कि कैसे समाजवाद भगवा है। जो इसका शीर्षक है दोनों किताबों का, हिंदी योद्धा योगी और द राइज ऑफ सैफरन सोशलिस्ट। योद्धा योगी पे हम लोग पहले बात कर चुके हैं। हाँ, तो वॉरियर योगी तो हम दोनों ही चीज़ों पे, दोनों ही जो शीर्षक है, खासतौर पे जो पहले की बात करते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, सैफरन सोशलिस्ट। तो जब किताब, जितनी मेहनत किताब लिखने में की गई है, शायद उतनी ही मेहनत मैं चाहूँगा कि इसे हमारे साथी मुकुंद भाई इसको एक बार फिर जो है इसका क्लोजअप लें, और वो हौले हौले ले रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ, द राइज ऑफ अ सैफरन सोशलिस्ट। जी, तो जितनी मेहनत किताब लिखने में हुई है, शायद उतनी ही मेहनत इसका शीर्षक तय करने में हुई है। बहुत सारे ऑप्शंस थे हमारे पास, एक दो किताबें लिखी भी जा चुकी हैं इस तरह के शीर्षक की, the seer who became chief minister और the monk who became chief minister। तो ये बड़े ऑब्वियस से शीर्षक थे। तो जब फिर हम लोग, मुझे इसमें मृत्युंजय कुमार जी के साथ भी इस पे बहुत सारे सेशंस हुए कि शीर्षक क्या होना चाहिए। तो हम लोगों ने जब इसको फाइनलाइज कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि योगी जी का जो पूरा जीवन है, तो उनको कौन से जो कुछ शब्द हैं, कुछ फ्रेजेस हैं जो उनको पूरी तरह से डिफाइन करते हैं, उनको डिफाइन करते हैं। ठीक बात। तो उस समय में वो चैप्टर लिख रहा था जिसमें नाथपंथ के बारे में कहा गया है कि ये धर्म निरपेक्ष है, ये जाति निरपेक्ष है, ये इसके फॉलोअर्स हर धर्म और हर तबके के लोग हैं, और ख़ासतौर पे जो छोटी जातियों के लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, वो इसके फॉलोअर्स, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जिनको शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं। तो और उसके बाद मैंने उनका जो मंदिर में जो दरबार लगता है, वो उसको मैंने बहुत नज़दीक से देखा। तो मेरे मन में जो शब्द आया कि ये समाजवाद अगर ये नहीं है तो फिर क्या है, जो असली समाजवाद तो समाज के सभी तबकों को साथ लेकर साथ चले, कमज़ोर और जो तबका है, जो समाज का हर तबका, जो हैव्स और हैव नॉट्स, तो हैव नॉट्स को भी जो साथ लेकर चलेगा, वही सचमुच समाजवादी। क्योंकि मैंने देखा कि जो बिल्कुल असहाय लोग वहाँ आते थे, और एक पत्र मंदिर के द्वारा इशू किया हुआ एक पत्र जो उनके समर्थन में होता था, जो कोई छोटा सा भी, कुछ भी हो सकता है, वो कोई ज़मीन का मुद्दा हो सकता है, वो ट्रेन में टिकट, स्पेशल कोटे से टिकट लेने का भी मुद्दा हो सकता है। लेकिन वो लोग, मैंने उन लोगों के चेहरे पर जो खुशी देखी ना, तो वो फिर मैंने सोचा कि समाजवाद तो यही है, असल समाजवाद जो शायद किताब हो सकता है कि जो उसका जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो समाजवाद जैसा कि हम लोग जानते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें नहीं लागू होती हैं। लेकिन जो समाजवाद है, जो समाज के हर तबके को लेकर चलता है, तो असली समाजवाद तो वही है। राजनैतिक समाजवाद से दूर जीवन के असल रंगों में रंगा हुआ समाजवाद। और फिर जो सैफरन कलर, जो भगवा कलर, तो उनके साथ जुड़ा ही हुआ है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक फ्रेज कॉइन करें, सैफरन सोशलिस्ट। ठीक बात। और इसमें मैं देख रहा था, इसमें एक जगह पर एक अंग्रेजी लेखक हैं, उन अंग्रेजी लेखक ने लिखा है कि किस प्रकार से दीक्षा, ब्रिक्स ने लिखा है कि दीक्षा आमतौर पर दीक्षा आमतौर पर दो स्तरों में विभाजित है। पहली परिवीक्षा अवधि, जिसमें प्राथमिक शिष्यत्व से जुड़े संस्कार होते हैं। दूसरा, जिसमें कान के फाड़े जाने का संस्कार होता है, जो नाथ पंथ में पूर्ण सदस्यता का प्रतीक होता है। पहले चरण की प्रक्रिया पूरी करने वाले को औघड़ कहा जाता है, जबकि दूसरा चरण पूर्ण करने वाला पूर्णकालिक योगी होता है। उम्मीदवार को पहले 40 दिन की अवधि के लिए एकांत में रखा जाता है, और उसके बाद 3 से 6 महीने तक संबद्ध किया जाता है, और यह अवधि गुरु को परीक्षण के आधार पर संतुष्टि के लिए होती है। इस समयावधि में उम्मीदवार अपने उपक्रम के माध्यम से अपने संकल्प को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। इसी समय वो योगी बनने से इनकार कर सकता है, जब गुरु से बताते हैं कि योगी के रूप में उसकी दीक्षा और जीवन कितना कठिनाइयों से भरा होगा।
सचमुच ये प्रक्रिया निःशब्द करने वाली है। एक व्यक्ति को लगातार 2 चरणों में ये बताया जाना कि अब वो समाज से कट रहा है, अब वो योगी बनने जा रहा है, और उसके बाद वापस वो व्यक्ति समाज में आए और उसी समाज के लिए की बेहतरी के लिए एक उच्च पद पर बैठकर कार्य करे, कुछ कठिन सा प्रतीत होता है। मृत्युंजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कठिन नहीं, बड़ा सरल प्रतीत होता है उस दीक्षा प्रक्रिया के बाद जी। क्योंकि जो प्रोसेस व्यक्तित्व विकास का एक योगी के तौर पर होता है वो इतना कठिन होता है, इतना परिमार्जित कर देता है आपको कि सत्ता के शीर्ष पे बैठने के बाद भी आपको उसमें लिप्त नहीं होने देता। बाहर से भले लोग सोचते होंगे, आज लोग आश्चर्य करते हैं कि एक मुख्यमंत्री के इतनी सुख सुविधाओं, इतने पावर के सेंटर में रहने के बाद भी रात सुबह के 3 बजे उठ जाता है और 7 बजे से वो काम शुरू कर देता है, रात के 11-12 बजे तक बैठकें लेता है। तो वो कैसे करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि वो उनके जीवनचर्या का हिस्सा पहले से है। वहाँ भी जब गोरखनाथ मंदिर में ये थे तो योगी बनने के बाद सुबह 3 बजे से इनकी प्रक्रिया जीवनचर्या शुरू हो जाती है, दिनचर्या शुरू हो जाती थी। तो उसी दिनचर्या के तहत वो यहाँ भी काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ चूँकि जो सत्ता की दिनचर्या है, सत्ता से जुड़े हुए लोगों की दिनचर्या है, वो दूसरी थी, तो इसलिए उनको थोड़ा सा असहज हो सकता है, लगता होगा। लेकिन योगी के तौर पे इन्हें ये सब चीज़ें बहुत सरल लग रही होंगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक बात। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में, पुस्तक लिखने की प्रक्रिया में, क्योंकि हमारी फोकस ये पुस्तक है और लेखक से मिलिए, यानी आपसे हम मिल रहे हैं, तो आप बताइए सबसे रोचक प्रक्रिया, सबसे रोचक जो संस्मरण आपके मन में आता हो, जो आप चाहें DDUP के हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना। स्वागत है आपका। नहीं, एक तो इसका इसमें वर्णन भी है, लुका छिपी का खेल, या उसमें द ग्रेट एस्केप एक चैप्टर है इसमें। तो ये मुझे जो भाजपा के MLA हैं राघवेंद्र सिंह जी ने, उनके साथ ये बातचीत में ये पता चला था कि कैसे 2004 की बात है कि उस समय आतंक विरोधी रैली जो इनका हिंदू युवा वाहिनी है, योगी जी ने जिसको बनाया था, ये पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में आतंक विरोधी रैली का आयोजित कर रहे थे। तो ऐसी, और उस समय की सरकार ने उसको बैन कर दिया था, जो भी कारण रहे हो, राजनीतिक या जो भी कारण रहे हो, बैन कर दिया था। तो एक ऐसी रैली एक डुमरियागंज में तय की गई थी, मेरे ख्याल से 8 अक्टूबर 2004, ऐसे ही कुछ दिन रहा हुआ। तो उस रैली में योगी जी मुख्य वक्ता थे और रैली बैन थी, और ये भी था कि योगी जी शायद वहाँ अगर बैन होने के बावजूद पहुँचेंगे तो पहुँचने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो गोरखपुर से, पूरे गोरखपुर शहर में 60 या 70 बैरिकेड्स शायद उस दिन लगाए गए थे, एक दिन पहले से। तो और कैसे योगी जी और राघवेंद्र जी, ये दोनों लोग मिल के, और कैसे गाड़ी बदल के और कपड़े बदल के और कैसे वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, ये एक बहुत ही रोचक मैंने पढ़ा उस प्रसंग को, कैसे वो अपनी बड़ी गाड़ी को छोड़कर पिछले रास्ते से छोटी कार में बैठे और ड्राइवर के बगल में बैठे, और उसके बाद पीछे उनके सहयोगी बैठे थे, और कार सभी बैरिकेड्स को पार करते हुए पहुंचे। क्योंकि योगी जी का ना वो एक जो ट्रेडमार्क जो गाड़ी थी, वो लाल रंग की SUV थी। तो जितने भी पहरे में लगाए गए थे पुलिस वाले, तो सब देख रहे थे कि उनकी गाड़ी तो वहीं खड़ी है, उनकी गाड़ी तो मंदिर से हिली नहीं। तो वो अपने कंट्रोल रूम को देते रहे कि नहीं, यहाँ से तो कोई गया ही नहीं है, योगी जी की गाड़ी यहीं खड़ी है, वो यहीं पे हैं। वो जब वो बता रहे कि वो यहीं पे, वो उस समय वो 60-70 किलोमीटर दूर निकल चुके थे कि वो सेंट्रो से चले गए थे। आपको लगता नहीं मृत्युंजय जी कि जिस प्रकार की पुस्तक ये है, इस पर एक थ्रिलर सीरियल भी बन सकता है? सीरियल क्या, फिल्म भी बन सकता है, और सब तैयारी भी शायद है, बहुत से लोग इस पे सोच रहे हैं जी। मैं बताना चाहूँगा कि बड़े निर्देशक मुंबई के इस पे काम शुरू भी कर चुके हैं। अच्छा। और जल्द ही वो सीरियल्स के रूप में भी दिखेगी और फिल्म के भी रूप में दिखेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है जी। ऐसी उम्मीद हम सबको है, जिस प्रकार हम लोग आज ये चर्चा कर रहे हैं और इस पुस्तक और को, प्रवीण जी के साथ डिस्कशन भी उनका लगातार चल रहा अच्छा, है। अच्छा, तो बड़े पर्दे पे एक बड़े निर्देशक की फिल्म मुझे लगता है जल्दी दिखेगी। तो ये जो पुस्तक लिखी गई, अब हम जरा लेखक, फिल्म के लिए जो एक मटेरियल होना चाहिए जी, वो उपलब्ध है, वो सब कुछ इसमें है। इसमें सस्पेंस है, थ्रिलर है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको आप आइडियल हीरो के तौर पे आप उसको रख सकते हैं। ठीक बात, ठीक बात। तो
फिल्म बनेगी और इसकी आशा हम सबको है, सीरियल बनेगा उसकी आशा हम सबको है। प्रवीण भाई ये बताइए कि अब हम आपके लेखकीय गुणों पर आते हैं, तो आपको लगता है कि आपने, ये पहली पुस्तक है आपकी? ये बिल्कुल पहली पुस्तक है। तो आपने न्याय किया है अपनी लेखकीय क्षमता और कोशिश की है, कोशिश की है। ये तो एक जवाब जो है, ये सामान्य जवाब है। आप खुलकर हमारे दर्शकों को बताइए ताकि वो आनंदित हों कार्यक्रम देखकर कि आपने जो ईमानदारी से कोशिश की है वो कितने प्रतिशत सफलता आपको, जो आपने स्वयं को आंका था, वो मिल पाई? नहीं, मैं अपने इस पुस्तक से संतुष्ट हूँ। जो जिस तरह का मैंने इसका जो पूरा ढांचा, जो स्ट्रक्चर मैंने सोचा था, तो मुझे लगता है कि मैं इसके साथ न्याय कर पाया हूँ। जो मैंने सोचा था वो उस पुस्तक उसी रूप में सामने आ पाएगा। और इसका जो जैसे इसको रिस्पांस मिला है, तो मुझे उससे भी मुझे संतोष। कैसा रिस्पांस मिला है? रिस्पांस अच्छा है, बहुत अच्छा है। परिभाषित करना चाहें अगर अच्छे को? नहीं, विस्तार देना चाहें? सेल्स के तौर पे, प्रशंसा के तौर पे, आलोचना के तौर पे? नहीं, आलोचना भी हुई, ऐसा नहीं है। होनी ही है, क्योंकि मैं जब दिल्ली लिट फेस्ट में जब इसको लॉन्च कर रहा था, मैं कहाँ पर? दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल में पिछले साल, तो कुछ सवाल ऐसे भी आए कि सैफरन सोशलिस्ट आपने टाइटल रखा है, ये तो ऑक्सीमोरन है, ये तो दोनों विरोधाभास है। तो फिर मुझे वहाँ डिस्कस करना पड़ा कि कैसे, अगर तो मैंने उनसे कहा कि ये सोशलिस्ट है, तो सोशलिस्ट एक तरह से, एक सोशलिस्ट का एक तरह से एक स्पेशल तरीके का सोशलिज्म है ये, भगवा समाजवाद। तो मेरे समझाने से फिर वो जितने लोग इस तरह के प्रश्न उठा रहे थे वो थोड़ा तो संतुष्ट लग रहे थे कि हाँ, शीर्षक सही है। तो और अप्रिसिएशन भी मिला है, बिल्कुल जाहिर तौर पे अप्रिसिएशन मिला है। और मैं जैसा चाह रहा था कि किताब को लोग एक आदमी, एक व्यक्ति की कहानी के तौर पे देखें, ना कि एक किसी पॉलिटिकल किताब की तरह देखें। तो उस मकसद में मैं कहीं कामयाब रहा हूँ कि इसको एक क्लिनिकली रिटन बुक की तरह एक्सेप्ट किया गया है, ना कि एक पॉलिटिकल किताब की तरह, कि पॉलिटिकल बायोग्राफी। मैं यही आपसे कहता हूं, हमारे पास 1 मिनट का समय और है, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी एक त्वरित टिप्पणी दे दें। एक पत्रकार रहे हैं जी, तो एक सामान्य लेखक के तौर पे ये जीवनी इन्होंने नहीं लिखी है। ये आपको साफ साफ दिखेगा, एक पत्रकार जैसे किनारे खड़ा होकर किसी चीज़ को तटस्थ भाव से देखता है और उसको वो न्यूज़ में या उसमें रूपांतरित करता है, वही इस बुक में आपको दिखेगी जो मैंने पढ़ा है। इसको एक रिपोर्टाज के तौर पर, एक पुस्तक को रोचक रिपोर्टाज उसको कह सकते हैं, जिसमें संस्मरण है, जिसमें लोगों की टिप्पणी है, अपनी तरफ से ये राय देने से इसमें बच रहे हैं। जो सामने है वो इन्होंने इसमें रखा है, तो एक अच्छा ऑब्जेक्टिविटी। तो हम कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम के अंत में कि जो भाव इनका है वो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा वाला। तो भाइयों अब हमारी आज की ये चर्चा को हम विराम देते हैं। नमस्ते यूपी में आज हम सैफरन सोशलिस्ट और योद्धा योगी के लेखक श्री मृत्युंजय कुमार, जो प्रवीण कुमार नहीं, मैं आ रहा था, प्रवीण कुमार जी, और उनके साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करने वाले मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार और स्वयं वरिष्ठ पत्रकार रहे मृत्युंजय कुमार जी से बातचीत कर रहे थे। उम्मीद है आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। तो नमस्ते यूपी का आज का ये अंक यहीं तक। देखते रहिए DD यूपी और हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। लाली लाली रे चुनर वाली अष्टभुजाओं वाली अरग सुनो रे मैया। लाली लाली रे चुनर वाली अष्टभुजाओं वाली अरग सुनो रे मैया। हे मैया
सा रे सा